नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आंसर राइटिंग के बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं। 2 दिन इस पे कुछ डिस्कशन हो चुका है। पहले दिन हमने बताया था आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, आंसर राइटिंग में क्या पढ़ के कैसे पढ़ के आपको शुरू करना होता है, आंसर राइटिंग कब से करनी होती है, भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, चार्ट डायग्राम का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। अगले दिन हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस में हम कैसे ज़्यादा मटेरियल को कम में और कम को ज़्यादा में लिखते हैं। उसमें बुलेट पॉइंट की चर्चा हुई थी, पैराग्राफ की चर्चा हुई थी, ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। आज आप कह सकते हैं ये डे 3 है और आज जो डे 3 है, डे 3 के अंतर्गत हम लोग 2 प्रश्न और डिस्कस करेंगे और ये दोनों के दोनों जो प्रश्न हैं ये पेपर 4 से रिलेटेड है, जिसको नॉर्मली आप इथिक्स कह देते हैं। इथिक्स के साथ में और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन इथिक्स इसको बोलते हैं आप। तो पेपर 4 पे 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उससे आपको लिखने का आइडिया होगा और ये एक ऐसा सेशन होगा जिसमें ये 2 क्वेश्चन ही नहीं, आगे के क्वेश्चंस भी आप समझना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे और इससे मिले जुले लगभग 10 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। ये जो 2 प्रश्न हैं आपके सामने है। पहला प्रश्न है मूल्यों व नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का पूरा आंसर हम यहाँ पर करेंगे। मैं आपसे जो यहाँ पर डिस्कस करूँगा उसको आप नोट करते चलेंगे, चीज़ों को जैसे भी आप समझ सकते हैं वैसे अपने हिसाब से नोट करेंगे। और दूसरा प्रश्न है कि प्रशासनिक पद्धतियों में जो भावनात्मक बुद्धि है, भावनात्मक बुद्धि का आप किस तरीके से प्रयोग करेंगे। आप सिलेक्शन के बाद में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग करने वाले हैं वो यही है, भावनात्मक बुद्धि आपकी। इसको कंट्रोल भी आपको करना पड़ेगा, इसका उपयोग भी आपको करना पड़ेगा। और मूल्य और नैतिकता तो 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर केवल आप नौकरी ही नहीं करेंगे, आप पूरा जीवन भी इन्हीं के आधार पर ही जिएंगे और इसी से डिसाइड होगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो एक एक प्रश्न हम यहाँ पर लेते हैं और एक एक प्रश्न लेने के बाद में इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, बिना कॉपी पेन के कोई क्लास यहाँ पर नहीं करेगा और थोड़ा बहुत लिखते जरूर चलेंगे। इसका पीडीएफ हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि बनाया गया है आंसर राइटिंग और ग्रुप डिस्कशन के लिए, उसमें आपको दे दिया जाएगा। पिछले पीडीएफ भी उसमें प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे आपको मिल जाए। प्रश्न सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि जब भी प्रश्न आपके सामने आए तो उसको समझने का प्रयास आपको करना चाहिए। प्रश्न जब आप पढ़िए तो उनकी जो की पॉइंट हैं, उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। कीवर्ड्स होते हैं, मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं। यानी कि इस प्रश्न में 2 बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आपको मूल्य के बारे में भी पता होना चाहिए और नैतिकता के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरी बात कही जा रही है कि व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना भी किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो नैतिकता को आप डिफाइन करेंगे, मूल्यों को आप डिफाइन करेंगे और व्यावसायिक सक्षमता में कैसे नैतिकता को बनाए रखने के साथ साथ, मतलब आप व्यावसायिक रूप से सक्षम भी हों और नैतिकता को भी बनाए रखें, ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है और कैसे ये संभव है, ये भी आप कह सकते हैं। कैसे आप ऐसा कर सकते हैं और ये क्यों जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो ऐसे ही हमारा आंसर चलेगा। सबसे पहले इसमें हमको डिफाइन करना है कि वास्तव में वैल्यूज क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं। मूल्य क्या है, आप क्या जानते हैं मूल्यों के बारे में। आप सोचना चालू करिए कि मूल्य वास्तव में आपसे अगर पूछ ले कोई कि मूल्य क्या है तो आप क्या बताएंगे। तो मूल्य क्या होता है, एक आदर्श होते हैं और आदर्श जो ये हैं ये एक उच्च आदर्श होते हैं जो आपको अज्ञानता से, संकीर्णता से बाहर निकालने में मदद करते हैं, अंधकार से बाहर निकालने में मदद करते हैं। मानव जीवन में मूल्यों का क्या महत्व है, एक ऐसे आदर्श स्थापित ये करते हैं जिनके सहारे, जिनके भरोसे आप क्या कर सकते हैं, अपने को अज्ञानता से, संकीर्णता से उबार सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं, मनुष्य को ऊपर उठाने की कोशिश ये करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर कई बार आपका कोई आदर्श होता है, व्यक्तिगत तौर पर कई बार आपका कोई ना कोई ऐसा आइडियल पर्सन होता है कि जैसा आप बनना चाहते हैं। तो कोई व्यक्ति भी मूल्यों की स्थापना कर सकता है और कई बार सामूहिक तौर पर एक समूह के कुछ मूल्य होते हैं, एक ग्रुप के कुछ मूल्य होते हैं, कुछ धार्मिक मूल्य भी होते हैं, अलग अलग
कम्युनिटी के अलग अलग मूल्य होते हैं। तो मनुष्य का जो व्यवहार है वो व्यवहार मूल्यों के द्वारा नियंत्रित होता है, और केवल नियंत्रित ही नहीं होता है, ये बहुत कुछ आपके व्यवहार पर प्रभाव डालता है। तो नियंत्रण के साथ साथ में ये प्रभाव डालता है आपके क्या व्यवहार पर। तो व्यवहार नियंत्रित भी होता है, प्रभावित भी होता है, और एक नया, आप अगर मूल्य से प्रभावित होते हैं तो एक नया आपके सामने व्यक्तित्व आता है, एक एक नई रूपरेखा आपके सामने आ जाती है। मूल्य जो है समाज, जब व्यक्ति, जैसे आप जंगल में रह रहे हैं तब तो हो सकता है आपके लिए उतना जरूरी वो ना हो, लेकिन जब आप समाज के, सोसाइटी के अंतर्गत अपने जीवन को चला रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो जीवन प्रणाली में उन्हीं में मानक जो मूल्य हैं, व्यवहार हैं, उन्हीं से जो समाज में आप जो व्यवहार कर रहे हैं, व्यक्ति और समाज के बीच में जो संबंध है, तो उन्हीं के समायोजन में इसका प्रयोग होता है, और उन्हीं से ये निकलकर आपके सामने भी आते हैं। कुछ ना कुछ आप विश्वास करते हैं, कुछ ना कुछ आपका फेथ होता है कि ऐसा होने से ऐसा होता है। जैसे आपको पता है कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमको पाप पड़ेगा, आपको पता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये अच्छा नहीं है हमारे परिवार के लिए, या हमारे व्यक्तिगत रूप में देखें उसके लिए। तो ये बात कहां से आई? किसी न किसी ने ये बात सबसे पहले कही होगी और मूल्यों की स्थापना की होगी। तो कुछ बातों को आप विश्वास करके, कुछ धारणाओं को अपना के, कुछ बातों को नकार करके, तो चाहे कुछ धारणाएं हों, कुछ विश्वास हैं, इनको आप मानते हैं, और कुछ बातें होती हैं जिनको आप नकारते हैं। नकारना भी इसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि सब कुछ आप स्वीकार ही कर लेते हैं। मूल्य नकारात्मक भी तो हो सकते हैं कि ये चीज हमको नहीं करनी है, तो ये भी एक मूल्य ही तो है। तो ऐसे मूल्य बन जाते हैं। और मूल्य क्योंकि लगातार इनका जो एक नेचर है, एक प्रकृति है मूल्यों की, तो वो चिंतन और अनुभव से प्रेरणा पाके उनमें परिवर्तन भी होता है, सुधार भी होता है। तो ये निरंतर एक विकास की प्रक्रिया है, और इनमें विकास होता रहता है। मूल्य में परिवर्तन भी होता है समय के साथ, उम्र के साथ। आप देखते हैं लोगों के मूल्यों में परिवर्तन होता है, परिस्थितियों के साथ परिवर्तन होता है। तो मनुष्यों के पूरे जीवन में कई बार आप देखेंगे, पहले वही व्यक्ति आपसे दूसरी तरीके से बात कर रहा है, कुछ दिन बाद उसके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई कि दूसरे तरीके से वो बात करने लगता है, और वो परिवर्तन होने लगता है। तो एक इतिहास छुपा होता है, ऐतिहासिक परिदृश्य एक हर मूल्य के पीछे होता है, और लंबा इतिहास होता है, और एक अनुभव, एक ऐतिहासिक जो रास्ता, इसने जो एक इतिहास होता है, ऐतिहासिक होने के साथ में एक अनुभव भी इसमें समाहित होता है। और इसी कारण से मनुष्यों को आंतरिक तौर पर, या मनुष्यों को उनके जीवन के दर्शन को समझाने में इनका बड़ा महत्व हो जाता है। मूल्यों के बारे में इतनी बातें अगर आपके दिमाग में हैं, तो आप मूल्यों के बारे में आसानी से इतना लिख सकते हैं। अब आगे की बात आती है कि दूसरी चीज यहां पर आपसे कही जा रही थी कि नैतिकता क्या होती है। दूसरी बात यहां पर क्या कही गई है कि नैतिकता क्या होती है। तो यहां पर अब हम डिफाइन करेंगे कि नैतिकता है क्या। जैसे हमने मूल्यों के बारे में देखा है, तो नैतिकता क्या है? व्हाट इज नैतिकता? नैतिकता के लिए जो शब्द है वो इथिक्स शब्द प्रयोग होता है, और जो ये शब्द है वो इथोस एक शब्द होता है, और ये शब्द जो इथोस है ये एक लैटिन शब्द है। और इथोस जो लैटिन शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? इथोस का अर्थ होता है चरित्र, इथोस का अर्थ होता है आदत, इथोस का अर्थ होता है रीति रिवाज। इन सब को समाहित किए हुए हैं। तो नैतिकता में चरित्र भी है, नैतिकता में आदत भी है, नैतिकता में रीति रिवाज भी है। नैतिकता कोई ऐसा छोटा शब्द नहीं है कि आप बस एक बात कह दें कि वो बड़ा नैतिक है। आपने किसी को नैतिक कह दिया तो उसकी चरित्र, आदत, उसकी जो और वैल्यूज को मानने की, उसके रीति रिवाजों की, सब कुछ बातें आपने एक साथ कर दी है। क्यों? नैतिकता का उपयोग क्या है? नैतिकता क्यों जरूरी है? नैतिकता की धारणा की आवश्यकता क्या पड़ी? तो नैतिकता कहीं ना कहीं न्याय की बात करती है, न्याय संगत मार्ग की बात करती है। नैतिकता एक समाज में या व्यक्तिगत स्तर पर या बहुत बड़े स्तर पर हर तरीके से एक मार्गदर्शन का काम करती है। किसका काम करती है?
मार्गदर्शन का काम करती है, न्याय संगत तौर पर और सुख के मार्ग को बढ़ावा देना चाहती है। सुख के मार्ग को ये बढ़ावा देना चाहती है, खुशी के मार्ग को बढ़ावा देना चाहती है, खुशी प्रदान करना चाहती है। और जो नैतिकता है, अगर आप देखेंगे तो नैतिकता कोई बहुत, आप ये समझ लीजिए कि नैतिक होना बहुत आसान काम आज के समय में नहीं रह गया है, क्योंकि जब व्यक्तिगत हित आते हैं और खास करके जो ये प्रश्न है व्यवसायिक हित, तो उसमें व्यक्ति अनैतिकता के रास्ते पे जाके अपने स्वार्थों की सिद्धि करता है। लाभ हो रहा है तो अनैतिक गतिविधियों में भी वो संलिप्त हो जाता है। लेकिन बात तभी तो बनेगी ना जब आप आर्थिक हित भी पूरा कर लें और व्यवसायिक तौर पर नैतिक भी रहें। ठीक है, जैसे हमने मूल्य की बात की, नैतिकता की बात की। नैतिकता क्या कहती है कि न्याय संगत होनी चाहिए, मार्गदर्शन का काम करती है, खुशी प्रदान करती है। नैतिकता में चरित्र भी है, आदत भी है, रीति रिवाज भी है, ये सब कुछ आ गया। लेकिन साथ में दूसरा जो प्रश्न का दूसरा पहलू है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्न क्या था कि व्यावसायिक सक्षमता जो है, इसको समझिए, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो नैतिकता तो आपने समझा दी, लेकिन अब आपको इधर मोड़ना है कि व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना भी किस प्रकार महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक सक्षमता जो होती है, व्यावसायिक सक्षमता की अगर बात की जाए तो व्यवसाय का अर्थ होता है लाभ कमाना। व्यवसाय का जो उद्देश्य है, जैसे व्यवसाय आपके सामने कोई कहता है तो आप उसका अर्थ यही लगा लेते हैं कि व्यवसाय का मतलब है लाभ कमाना, और व्यवसाय इसीलिए किया ही जाता है। तो व्यवसाय का जो उद्देश्य है, व्यवसाय का जो पर्पज है, वो है लाभ कमाना। क्या है? लाभ कमाना। तो व्यवसाय का पर्पज तो लाभ कमाना है, और व्यवसायिक इकाइयां जो हैं वो इसी उद्देश्य से स्थापित भी की जाती हैं। एक तरफ व्यवसाय लाभ कमाने का काम कर रहा है और दूसरी तरफ व्यवसाय को चलाना है, समाज है, सामाजिक हित है। सामाजिक हितों की पूर्ति भी व्यवसाय के द्वारा होती है। भाई कोई व्यवसाय करता है तो समाज के लोग ही तो इसमें परचेज कौन करेगा। मान लीजिए किसी व्यवसाय में अगर लोग ना जाएं, अगर पीपल्स को हटा दिया जाए, लोग को हटा दिया जाए, लोगों को, तो इसको कौन खरीदेगा? कैसे व्यवसायिक हित पूरे होंगे? क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। तो लाभ कमाना उद्देश्य है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे छोर पे समाज बैठा हुआ है। सामाजिक हित, सामाजिक उद्देश्य और लाभ कमाने के बीच में टकराव नहीं होना चाहिए। तो व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध हो जाता है कि व्यावसायिक उद्देश्य जो है वो तो पूरे हो ही, साथ में समाज को भी आप साथ साथ में लेके चल सके। तो लाभ कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लाभ आप कमाइए, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपका उद्देश्य ही लाभ कमाना, तो व्यवसाय करके आप लाभ कमाइए, ठीक है, लेकिन सामाजिक जो हित है वो नहीं टकराने चाहिए। समाज जो है वो इससे बुरे तौर पर प्रभावित नहीं होने चाहिए, नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो समाज के साथ साथ में इसको मतलब लेके चलना है पैरेलल, समाज के हित भी सधें और लाभ भी आप कमा पाए। तो एक द्वंद्व की स्थिति आ जाती है कि दोनों कैसे हो पाएगा। व्यवसाय है, लाभ भी कमाना है और दूसरों का अहित भी नहीं करना है। किसी की जेब से आप पैसा निकलवा रहे हो तो क्या उसका अहित नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। व्यवसाय क्योंकि जो आपके यहां आ रहा है, वो मान लीजिए कि कोई भी है, समाज का कोई भी व्यक्ति है, आपके दुकान पे आया, आपकी कोई दुकान है, छोटी बड़ी है, या आपका कोई शोरूम है, तो उसको पता है कि ये व्यक्ति इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है तो कुछ तो कमाएगा, तभी हमको देगा ये सामान। लेकिन आपने 10 रुपए के सामान को 12 रुपए में बेचा, ठीक है, 2 रुपए आपका लाभ हो गया, लेकिन वही सामान को शॉर्टेज हुई और आपने उसको उठा के 10 का सामान 50 का बेच दिया। या आपने गलत तौर पे, हो सकता है कि इसमें 10 रुपए की भी पूंजी आपकी न लगी हो और आप 30 रुपए 40 रुपए का उसका सेल का प्राइस रख दिए हैं और लगातार बेच रहे हैं। तो आप व्यवसायिक हित ही केवल साध रहे हैं, लाभ ही कमा रहे हैं, सामाजिक हित आपके दिमाग में नहीं है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। कैसे आप कर पाएंगे? व्यवसायिक इकाई जब ऐसा सोचने लगेगी कि हमको सामाजिक कल्याण करना है तो क्या वो घाटे में चली जाएगी? नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए कि एक कोई दुकानदार है, ये सेठ जी हैं और इनकी दुकान है, ये बैठे रहते हैं, अपनी दुकान पे बैठे हैं, और यहां पर कोई आता है और ये चीनी इनसे कोई खरीदता है। चीनी खरीदने के बाद में
जब वो अलग जाके तौलता है तो पता चलता है कि 5 किलो चीनी उसने ली थी और अलग जाके जब उसने देखा तो 4 किलो 700 ग्राम थी। यहां पर इन्होंने पैसा कमाने के लिए बेईमानी की, और बेईमानी करने के लिए इन्होंने क्या किया, घटतौली की, कम तौल दिया। और इन्होंने घटतौली की, बेईमानी की, तो ये जो ग्राहक था इनका, ग्राहक जान नहीं रहा था ये बात। ये तो बाद में पता चली जब उसने जाके अलग इसकी माप की। तो घटतौली नहीं करना है। चीनी 40 रुपए में खरीद के 42-43 रुपए में 43 रुपए पर केजी में इसको बेच देना, ये कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि लाभ तो वो कमाएगा। लेकिन घटतौली करना, सही मूल्य न लेना, 43 की जगह 50 रुपये ले लेना, शॉर्टेज हो जाए या और कहीं न मिल रही हो तो आपका दाम बढ़ा देना, सही से व्यवहार न करना। ग्राहकों को आप वैसे देवता माना जाता है, ठीक है, तो ना देवता मानिए तो कम से कम एक सामान्य नागरिक की तरह तो व्यवहार कीजिए। ऐसा ना करिए कि हमारे पास सामान है तो हम अब आपको देना चाहें तो देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं देंगे। आपके बच्चे को भूख लगी है तो आप दूध हमारे यहां से ले रहे हैं, रात में और कहीं नहीं मिलता है तो हम बदतमीजी करेंगे, तो ये सही नहीं है। सद्भावनापूर्ण व्यवहार भी होना चाहिए, सही मूल्य वसूली होनी चाहिए, नाप तौल सही होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलके जो एक नैतिकता है, व्यवसायिक नैतिकता है, वो मेंटेन रखती है। तो नैतिकता पूर्ण व्यवहार व्यवसाय में भी हो सकता है, लाभ भी कमाया जा सकता है व्यवसायिक उद्यमी और समाज दोनों के हितों में। यानी कि एक तरफ उद्यमी है और एक तरफ समाज है, तो दोनों लोगों के बीच में बैलेंस स्थापित करने के लिए ही व्यवसायिक नैतिकता की जरूरत है। और दैनिक क्रियाकलाप जो है, जैसे भी आप कर रहे हैं, उसमें नैतिक अगर आप हैं तो व्यवसाय में भी आप नैतिक रहेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति नैतिक होता है वो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्तिगत तौर पर एक क्षेत्र में नैतिक है, दूसरे क्षेत्र में अनैतिक हो जाएगा, क्योंकि वो जो गुण है उसका चारित्रिक गुण बन जाता है। ठीक है, तो व्यावसायिक स्तर पर कुछ पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि व्यावसायिक स्तर पर जो नैतिकता है उसके मूल तत्व क्या हो सकते हैं। अगर आप व्यावसायिक स्तर पर नैतिक होना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आपका जो पूरा एक तंत्र है आपने जो बना रखा है, आपका छोटा व्यवसाय है, बड़ा व्यवसाय है, तो उसका एक नियम बनाइए, एक अनुपालन तंत्र की स्थापना करिए। अब इसमें अगर टू द पॉइंट आपको लिखना हो तो एक अनुपालन तंत्र होना चाहिए आपके व्यवसाय का। मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री है, तो एक अनुपालन तंत्र की स्थापना आपने कर दी है, और तो ये अनुपालन तंत्र क्या करेगा, ऐसे लोगों को भर्ती करना जो नैतिक हो, घटतौली ना करें, बेईमानी ना करें, व्यक्तिगत हित ना साधें, है ना। ऐसे लोगों को ही जब काम पर रखा जाएगा, जॉब में रखा जाएगा, तो वो लोग उन मूल्यों को बनाए रखने में मदद करेंगे। प्रशिक्षण दिया जाना, उनको अगर अच्छे से प्रशिक्षण दे दिया जाए और प्रशिक्षण में बता दिया जाए कि जो ग्राहक है वो हमारा देवता तुल्य है, ग्राहक देवता के समान है, और देवता के समान जो ग्राहक है उससे किसी तरीके की घटतौली नहीं होनी चाहिए, उससे किसी तरीके से बदतमीजी से बात नहीं करनी है, नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना है, नैतिक मूल्यों की ओर हमेशा आपको ध्यान देना है, सामान बेचने से ज्यादा ध्यान देना है। तो एक ऐसा तंत्र होना चाहिए। दूसरी चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक आपका जो संस्थान है वो प्रबंध की प्रतिबद्धता उसमें उच्च स्तरीय हो, यानी कि जो प्रबंधन है वहां का वो भी उच्च स्तरीय होना चाहिए। प्रबंधन जो है वो उच्च स्तरीय हो। जो भी वहां पर अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, यानी कि पूरा जो संगठन है वो अच्छे से मैनेज्ड हो, प्रबंधित हो। और मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा, नेतृत्व इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नेतृत्व अच्छे व्यक्ति के हाथ में रहेगा, मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, तो नीचे काम करने वाले लोग भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। जब भी बात भ्रष्टाचार की आती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे, तो कहा जाता है कि ऊपर चलता है पैसा इसीलिए नीचे से लिया जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर ऊपर ना भी चल रहा है तो एक उनके पास एक मानक स्थापित हो गया, एक बहाना हो गया है कि ऊपर चलता है इसलिए नीचे से हम लेते हैं, यहां वसूली ना करें तो हम ऊपर क्या दे देंगे। तो एक प्रबंध ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से ही नेतृत्व ही अच्छा हो, संगठन पूरा एक नैतिक
दृष्टिकोण से काम करे, नैतिकता के आधार पर काम करे, मैनेजमेंट अच्छा हो, तो ये नहीं होगा। तीसरी चीज है व्यवसायिक नैतिकता में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी को आप हर स्तर पर सम्मिलित करिए। एक कर्मचारी नहीं, यहां कर्मचारियों की बात हो रही है, और कर्मचारियों को अगर आप सम्मिलित कर लेते हैं हर स्तर पर, कर्मचारी हर स्तर पर सम्मिलित हैं, तो कर्मचारी अपने को केवल वहां का नौकर नहीं समझेंगे, वहां की केवल वर्कर नहीं है वो मालिकाना हक उनके दिमाग में रहता है कि कहीं ना कहीं हम तो इसके मालिक हैं, मालिक महसूस करते हैं। हर निर्णय में कर्मचारी सम्मिलित हैं, तो कर्मचारियों का सम्मिलन महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्मचारी अगर सम्मिलित रहते हैं तो नैतिक दृष्टि से वो अच्छा काम करते हैं, है ना। और अगर यही छोटे छोटे गुटों में कर्मचारी बढ़ जाते हैं कई बार, है ना, छोटे गुटों को अगर अलग अलग तोड़ के काम किया जाता है तो कई बार पूरा समूह ही टूट जाता है। तो और ये होता कब है? जब एक दूसरे को अवसर नहीं मिलता है, तो उसी में प्रस्फुटन होता है, उसी में विस्फोट होता है। तो आप मिला के चलिए सबको, ऐसे टूटन फुटन की स्थिति आने ही न दीजिए। तो कोई भी व्यावसायिक फर्म अगर ऐसा करती है तो उसके साथ जो जुड़ के लोग काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, तो वो अच्छा होता है ना। और मूल्यांकन भी हो जाता है। मूल्यांकन एक दूसरे का करते हैं क्योंकि सब जिम्मेदार होते हैं। खुद का मूल्यांकन भी वो कर लेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि यहां निर्णय जो लिया गया था कि फला प्रोडक्ट निकाला जाए तो ये मार्केट वैल्यू बड़ी अच्छी होगी, तो ये निर्णय में हमारा भी हाथ था, और अगर ये फेल होता है या कंपनी की बदनामी होती है तो हमारी भी बदनामी होगी। समय समय पर अगर लगातार कोई भी व्यवसायिक तंत्र है और वो जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, परिणामों का मापन करता रहता है, परिणामों का मापन करता रहता है, और ये जो मापन होता है, जो भी रिजल्ट्स होते हैं, परिणाम होते हैं, भाई अंत में सब कुछ परिणाम है। आप तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। रिजल्ट नहीं अच्छा है तो पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी लिखते पढ़ते रहिए, कोई मतलब उसका नहीं है। तो परिणाम का मापन कैसे, बहुत कठिनाई होती है कि किसने कितना काम किया, ये आप कैसे मापेंगे, क्योंकि एक संगठन काम कर रहा है और उस संगठन में किसका कितना योगदान है अलग अलग आप नहीं माप सकते हैं। लेकिन बहुत सारी फर्में हैं जो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मानकों की स्थापना करके उसके आधार पर मापा जाता है कि जिसके जिम्मे जो काम किया गया तो वो किसने किया, और वो भविष्य में कैसे आगे उससे क्या हम बना सकते हैं, उससे कैसे एक प्रबंधन की व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे कर्मचारियों की टीम को और सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे हम वहां पर सुधार कर सकते हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जिनमें सुधार करने की जरूरत है, कुछ नया हम कैसे कर सकते हैं। तो ये परिणामों की जब मापन की बात आती है तो उसमें हम कर पाते हैं इसको, परिणामों का मापन होता है। तो इससे हमको क्या मिलता है, जो भविष्य की राह है वो स्पष्ट हो जाती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण और चीज है कि जो आपकी व्यावसायिक फर्म होनी चाहिए उसका एक सामान्य कोड होना चाहिए, और सामान्य कोड का जब प्रशासन उसमें होता है तो कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन नैतिक सिद्धांतों का अगर एक सामान्य कोड है उसके पास कि क्या उसको डूज और डोंट, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसमें यह शामिल होता है कि किसी के साथ आपको नैतिक तौर पर व्यवहार करना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, अच्छे मानक कुछ स्थापित करने हैं आपको अपने संगठन के बारे में, ईमानदारी का पालन करना है, कानून का पालन करना है, उत्पादन और जो सुरक्षा की गुणवत्ता है उसको बना के रखना है ना, हितों का टकराव नहीं होने देना है, कार्यस्थल पर सुरक्षा की जो बात है, चाहे वो ह्यूमन सिक्योरिटी की बात हो चाहे नॉर्मल वैसी बात हो, तो ये सब बनाए रखना है। बाजार में अपनी मार्केट में अगर वैल्यू आपको बना के रखना है तो उचित तरीके से आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक विक्रय प्रणाली आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि मानक हो। जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि उन पे आप विश्वास करते हैं कि हमसे पैसा ज्यादा नहीं लेंगी, और जितना पैसा लेंगी कम से कम उससे अच्छा प्रोडक्ट हमको देंगी। तो ये सारी चीजें अगर कोई मेंटेन रखता है, कोई भी फर्म होती है, तो क्या होता है, वो फर्म अपने नैतिक हितों को भी बनाए रखती है, और नैतिक हितों को बनाए रखने के साथ साथ जो उसके सामाजिक कर्तव्य हैं उनका भी अच्छे से निर्वहन कर पाती है। तो प्रश्न क्या था
कि मूल्य और नैतिकता से आप क्या समझते हैं, आपने बता दिया। और व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो व्यवसायिक सक्षमता भी आपने बता दिया और उसमें नैतिकता की वैल्यू भी आपने बता दी। तो नैतिकता तो आधार स्तंभ है, क्योंकि व्यवसायिक सक्षमता की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक तरफ आपकी समाज है और एक तरफ आपका आर्थिक लाभ है, एक तरफ आपका पूरा जो व्यवसाय है, तो दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा और उसमें नैतिकता बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बनकर सामने आता है। अब दूसरा जो प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की हम बात करने जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न को मैं केवल स्ट्रक्चर आपको दूंगा और मैं उसमें चीजों को बताऊंगा और उसके बाद में आप इसको लिख के जो ग्रुप है उस पर भेजेंगे और फिर मैं कल इसका उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न पे हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रशासनिक पद्धतियों में भावनात्मक बुद्धि का आप किस तरीके से प्रयोग करेंगे। आप सब लोग प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, इसका जो आंसर फॉर्मेट है वो मैं आपको बनवाए दे रहा हूं। आंसर फॉर्मेट में बनवाऊंगा, आंसर आप लोगों को लिखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, उस पर लिख के भेजना है, उसको चेक करूंगा मैं भी, आपस में आप लोग एक दूसरे का देखेंगे और कमेंट करेंगे। तो प्रशासनिक पद्धति क्या है, सबसे पहले तो ये आपको जानना पड़ेगा। भावनात्मक बुद्धि क्या होती है ये आपको जानना पड़ेगा और फिर बताना है कि आप किस तरीके से प्रशासनिक पद्धतियों में भावनात्मक बुद्धि का प्रयोग करेंगे। भावनात्मक बुद्धि को संवेगात्मक लब्धि भी कहते हैं। ईक्यू की जो बात होती है, ईक्यू की जो बात होती है वो हो रहा है, वो उसकी बात हो रही है ना। इमोशनल आप होते हैं, कई बार आप कहते हैं कि मैं बड़ा इमोशनल हूं, तो बहुत ये मेरी कमजोरी है। कई बार आप लोगों का इंटरव्यू पढ़ते हैं तो बताते हैं कि हमारा भावनात्मक होना मेरी बड़ी कमजोरी है। परिस्थिति विशेष जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो भावनात्मक या जो संवेदनात्मक जो लब्धि होती है उसके आधार पर उसकी क्षमता मापी जा सकती है। विशेष परिस्थिति में व्यक्ति की प्रतिक्रिया की जो क्षमता है उसको उसी के आधार पर मापा जा सकता है ना। आप कितने जागरूक हैं, आपकी सहानुभूति है ना, एम्पैथी की जो बात करते हैं, आत्म प्रबंधन की आप बात करते हैं, प्रेरणा की बात करते हैं, तो इसका उपयोग, ये मैं केवल स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आप इंट्रो देंगे कि वास्तव में ये भावनात्मक जो बुद्धि है ये होती क्या है, इसको आप बताएंगे। भाई किसी भी प्रश्न में इंट्रो, मैंने बताया था पिछले सेशन में, इंट्रो, बॉडी पैराग्राफ और लास्ट में कंक्लूजन आपका होता है। तो इंट्रो में आप बताएंगे कि भावनात्मक बुद्धि होती क्या है। अब भावनात्मक बुद्धि के माध्यम से प्रशासक कैसे उसका उपयोग आप करेंगे, यानी कि प्रशासक कैसे उसका उपयोग करता है। प्रशासक अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए जनता के हित में विवेकपूर्ण निर्णय उसको लेना है ना। तो भावनात्मक बुद्धि वैसे निगेटिव आप मान रहे हैं, आपने बताया ना कि ये कमजोरी होती है, शुरू में ही हमने डिस्कस किया। आप भी बताते रहते हैं कि भाई हम बहुत ही भावुक हो जाते हैं, तो ये हमारी कमजोरी है। अब प्रशासनिक पद्धतियों में आप भावुक होकर कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर आपको अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आएंगी, है ना। सीमित वित्तीय संसाधन में उच्च लक्ष्य हासिल करने की चुनौती आपके सामने होगी, आपके सामने हिंसात्मक प्रदर्शन होंगे। अभी जो मुद्दा चल रहा है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने अग्निपथ जो स्कीम निकाली, अब अग्निपथ के बाद में जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, तो विरोध में आप कहीं के एसडीएम है, डीएम है, तो आप डीएम एसडीएम रहते हुए कैसे क्या करेंगे। एक तरफ आपने भी छात्र जीवन जिया है, आप समझ रहे हैं कि छात्रों के साथ ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि ये सही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ आपको प्रशासन ने जिम्मेदारी दी है कि आपको हर तरीके से विरोध प्रदर्शन इसको रोकना है, जो बसें फूकी जा रही हैं और जो बहुत सारे अन्य तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सब आप समझ रहे हैं, तो उनको रोकना है। अब आपके अंदर दोनों भावनाएं आ रही हैं, द्वंद्व की स्थिति हो जा रही है, आप कैसे निर्णय लेंगे। हिंसात्मक प्रदर्शन, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों के कारण सरकार के प्रति जो असंतोष है, और आप एक तरीके से दूसरी तरफ सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए उसके एक आप कह सकते हैं कि कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, सरकार के अंडर में आपको काम करना है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, राजनीतिक दबाव आपके ऊपर पड़ते हैं, मीडिया का दबाव आपके ऊपर होता है। ऐसी परिस्थितियों में जो सांवेगिक बुद्धि होती है, जो भावनात्मक बुद्धि होती है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है
है ना। तो प्रशासक के अंदर ये बुद्धि तो होनी ही चाहिए। तो प्रशासनिक पद्धतियों में भावनात्मक बुद्धि के योगदान को ही आपको बताना है ना। अभी प्रशासन क्या है, जो लक्ष्य सरकार के द्वारा सरकारी प्रयास है उनको आपको लागू करना है। समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो प्रयास होते हैं उन्हीं को लागू करने के लिए तो आपको प्रशासनिक अधिकारी बनाया गया है। तो समन्वय, समर्पण, प्रतिबद्धता सब कुछ आपको दिखाना है, कर्तव्य पालन भी अपना करना है ना। जैसे बहुत सारे कोई अधिकारी होते हैं और उनमें कई बार अधीनस्थ के साथ तालमेल नहीं हो पाता है, अधीनस्थ उनके खिलाफ चले जाते हैं, वाद विवाद की स्थिति आ जाती है, तो इनको भी आपको देखना है, उसमें भी भावनात्मक बुद्धि का उपयोग होगा। तो पहला, जो वैसी स्थितियां बन रही हैं सामाजिक, जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरा, आपके ऑफिस में ही जो चीजें हैं। तीसरा है, समाज और राष्ट्र की सेवा में आप लगे हुए हैं, तो बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थितियों को आपको निपटाना पड़ेगा, उससे निपटना पड़ेगा। आपको बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी दी जाती है, बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं। आप प्रशासक अच्छे तभी कहे जाएंगे जब उसका उपयोग करके संवेदनात्मक बुद्धि का, भावनात्मक बुद्धि का। आप विभिन्न जाति धर्म के लोगों के साथ काम करते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग, मंदिर मस्जिद का कुछ विवाद हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, आप मौके पर पहुंचेंगे, कैसे निपटेंगे? तो सांवेगिक बुद्धि जो है वही इसमें काम आएगी, है ना। उत्तरदायित्व की भावना की बात जहां पर आएगी तो कहीं ना कहीं डायलेमा होगा, इथिकल डायलेमा की स्थिति आती है, और आप सोचने लगते हैं कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। तो आपको यही बुद्धि, ईक्यू जो है वो आपको मदद करती है। तो किसी भी तरीके से कोई भी, चाहे लोकतंत्र की, विशेष तौर पे हम लोकतंत्र की ही बात करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में आर्थिक सामाजिक हित साधने के लिए, जनता के न्याय स्थापित करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए किसी भी तरीके से आप जब प्रयास करेंगे तो इसमें हर जगह भावनात्मक बुद्धि का उपयोग होगा। तो पहले क्वेश्चन को तो मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, कि इसको भी लगभग कर ही दिया है। तो इसको आप इंट्रो देके फिर बॉडी पैराग्राफ में ये सारी बातें लिखिएगा, ये 6 पॉइंट दीजिएगा और कंक्लूड कीजिएगा कि इस तरीके से भावनात्मक बुद्धि का प्रशासनिक पद्धतियों में बहुत ही अति महत्वपूर्ण योगदान है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बिना तो आप प्रशासन अच्छे से सुचारू रूप से चला ही नहीं सकते। तो इसको पोस्ट कीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको आप लेके पोस्ट करिए। मैं देखता हूं आप कैसे लिखते हैं, वहां पे कॉपी एक दूसरे की भी आप देखिए और चेक किया जाएगा। थैंक यू सो मच।